welcome to our new topic, that is fluid mechanics. You already have studied properties of solid in your 11th standard syllabus, right? जहाँ पे हम लोगों ने इलास्टिसिटी पढ़ा था, देन अगेन बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थे. हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस पढ़ा था, यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा था, बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था. तो ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने कंसिडर किए थे. अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो फ्लो होती है. यही तो फ्लूइड का एक्चुअल मीनिंग होता है. फ्लूइड मतलब क्या? एनीथिंग दैट फ्लोज इज़ अ फ्लूइड. नाउ एज आई सेड, फ्लूइड इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैस एंड प्लाज्मा. बिकॉज सॉलिड तो फ्लो हो ही नहीं सकता, ये तो सबको पता है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे अपने सिलेबस में वी विल बी इग्नोरिंग प्लाज्मा बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट टफ टॉपिक एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. But apart from that, we have liquid and gas to study in this particular topic. Okay? Then fluid means a substance that can flow. Obvious है, जो चीज़ flow हो सकती है उसको हम लोग fluid बोलते हैं. Next, a fluid is a substance that deforms continuously under the action of external force. Now to understand this particular thing, I want you to visualize some concepts from 11th standard. तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने बोला था शेयर स्ट्रेस के बारे में, राइट? और शेयर स्ट्रेस कब लगता है? जब होती है टेंजेंशियल फोर्स के पास. सो क्यों ना हम लोग ये चीज़ विजुअलाइज करें कि वी हैव अ लिटिल समथिंग लाइक दिस. एक सरफेस है एंड इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेट्स कॉल इट एज Ft और अदरवाइज नोन एज टेंजेंशियल फोर्स. नाउ व्हाई डोंट वी कंसिडर दैट द बॉटम लेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस इज फिक्स्ड फॉर सम इंस्टेंस. तो अगर इसका बॉटम लेयर फिक्स है तो होगा क्या? जैसे मैं इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, इट विल गेट डीफॉर्म्ड इनटू अ न्यू शेप, राइट? सो वी गेट समथिंग लाइक दिस. कैन यू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग? सिंस द बॉटम लेयर इज फिक्स इट वोंट मूव, बट टॉप लेयर तो मूव होता है एंड हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट बाय सम एंगल थीटा. तो ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, तो आपने शेयर स्ट्रेस में ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़े हैं, बराबर कि नहीं? बट यहाँ पे फ्लूइड का क्या कनेक्शन है? तो होता क्या है कि अगर ये चीज़ सॉलिड के बारे में हम लोग स्टडी करते, सॉलिड के बारे में ध्यान रखो, एंड एज सुन एज आई रिमूव दिस पर्टिकुलर Ft, व्हाट हैपन्स? सॉलिड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर आपने डिफॉर्मेशन करने की कोशिश की, सॉलिड के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, तो ये स्ट्रेस अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा. बेसिकली सॉलिड के पास रेजिस्टेंस है. किसको रेजिस्टेंस है? शेयर स्ट्रेस को. बट वॉट हैपन्स इन केस ऑफ फ्लूइड इज दैट कि जैसे ही तुम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो फ्लूइड आगे चला गया. अभी तुम लोगों ने ये फोर्स निकाल भी दिया ना, तो भी फ्लूइड के पास प्रॉपर्टी नहीं होता कि वो रीगेन कर सके इस ओरिजिनल शेप को. तो अगर वो रीगेन नहीं कर सकता तो व्हाट विल हैपन? इट विल मूव लाइक दिस. नाउ कैन यू सी द नेक्स्ट डायग्राम? ओके, सो इट विल मूव लाइक दिस एंड इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग? इट इज़ फ्लोइंग. समझ रहे हो? तो अगर सॉलिड को कंपेयर करेंगे तो सॉलिड में ये एबिलिटी होती है कि वो टेंजेंशियल फोर्स को या फिर शेयर जो फोर्स लग रहा है उसको रेजिस्ट कर सके. बट फ्लूइड्स में वो प्रॉपर्टी नहीं होती. दैट्स वाई दे कंटिन्यू टू फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सो ये हुआ इसका मतलब. What I mean over here is that a fluid is a substance that deforms continuously under the action of external force. आपने external force लगाया, ये deform होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा until and unless वो stop ना हो जाए due to some ground friction and all other properties. Okay? अभी study करते हैं properties of ideal fluids. तो आइडियल फ्लूइड मतलब क्या? जिसका हम लोग रेफरेंस लेते हैं. जैसे शर्मा जी का लड़का, आपके घर वाले बोलते हैं शर्मा जी के लड़के की तरफ देखो, तो शर्मा जी का लड़का एक रेफरेंस हुआ. आपको भी पता है कि शर्मा जी का लड़का आइडियल नहीं है, बराबर कि नहीं? बट इट इज़ अ रेफरेंस. जस्ट लाइक दैट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड में हम लोग ऐसे कुछ फ्लूइड्स देखेंगे जो हम आइडियल कंसिडर करते हैं. ओके, बट आइडियल होने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होने चाहिए. जैसे कि फर्स्ट क्वालिटी इज़ दैट इट इज़ इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब जो फ्लूइड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इट शुड नॉट गेट कंप्रेस्ड. मतलब वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए ईजिली, वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी एंड दैट इज़ नथिंग बट डेंसिटी. बराबर कि नहीं? क्योंकि जिसका डेंसिटी बदला वो कंप्रेस हो रहा है या फिर एक्सपांड हो रहा है. अगर आपका डेंसिटी सेम रह रहा है दैट मीन्स इट इज़ इनकम्प्रेसिबल. नेक्स्ट, इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल.
अभी इररोटेशनल कैसा है ना कि कोई भी फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में गोल गोल घूमने की कोशिश करते हैं। ये हुआ एक टाइप का रोटेशन। और एक रोटेशन होता है जिसमें तुम्हारा फ्लूइड ही गोल 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 घूमता है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा पानी में टॉर्नेडो आता है, तो उस केस में कैसे होता है, फ्लूइड के लेयर्स है वो गोल 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 घूमते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लूइड शुड बी इररोटेशनल, इसका मतलब ये है कि वो फ्लूइड एकदम प्रॉपर वे में शांति से आगे जा रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स भी रोटेट नहीं हो रहे। सो कैन आई से देन ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज ज़ीरो। ओमेगा क्या है, ज़ीरो है, मॉलिक्यूल्स का बोलो या फिर फ्लूइड का बोलो, तो तभी तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ इररोटेशनल। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ नॉन विस्कस। अभी नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि उसमें विस्कोसिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। विस्कोसिटी क्या होता है? नाउ टू अंडरस्टैंड विस्कोसिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट फ्रिक्शन इज। फ्रिक्शन जैसे हम लोग सॉलिड में बोलते हैं, अगर आप अपना हाथ डेस्क पे रखोगे और उसको आगे करने की कोशिश करोगे देन यू फील सम रेजिस्टेंस। जस्ट लाइक दैट इमेजिन दैट फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। ओके, समझो ये फ्लूइड है, मतलब बेसिकली फ्लूइड है, थिक फ्लूइड कंसिडर करो, तो इसमें हर एक लेवल पे लेयर्स होते हैं। ओके, समझो ये लेयर है, लेयर 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 लेयर। जो बॉटम का लेयर है ना, यस इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। ओके, तो ग्राउंड के साथ उसका कॉन्टैक्ट है, तो ग्राउंड के वजह से उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। बट व्हाट अबाउट द अदर लेयर्स? तो अदर लेयर भी तो एक दूसरे के साथ घिस रहे हैं। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो लेयर है, मान के चलो इसका नाम लगते हैं हम लोग ए, और ये जो लेयर है इसको बोलते हैं बी। तो ये ए एंड बी लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स ओके ऑफ फ्लूइड इज व्हाट वी कॉल एज विस्कोसिटी। क्योंकि देखो एक लेयर दूसरे को आगे जाने नहीं देगा। तुम लोग अपने हाथ के ऊपर हाथ रखो और ट्राई करो कि ऊपर का हाथ आगे जाए, व्हाट हैपन्स, नीचे का हाथ उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। तो लेयर्स क्यों ना करे ऐसा, क्योंकि वो भी तो मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव एडेसिव फोर्स आए कि नहीं, और एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स तो रीजन होते हैं फ्रिक्शन का। तो अगर सॉलिड में हम लोग उसको फ्रिक्शन बोलते हैं तो फ्लूइड्स में हम लोग उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। याद रखना क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। बट एक आइडियल फ्लूइड, ध्यान से रखना क्या बोला मैं, आइडियल फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस। दैट मीन्स उसमें ये विस्कोसिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं आती। इस विस्कोसिटी का एक कोइफिशिएंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। हम लोग बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ने ही वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर सम टाइम बीइंग लेट्स से विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, लेयर से लेयर के बीच का फ्रिक्शन। क्या बोला सिंपल लैंग्वेज में, लेयर से लेयर के बीच का फ्रिक्शन। तो इस कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से हम लोग फ्रिक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं यूजुअली ईटा सिंबल से तुम्हारे सिलेबस में, और वी कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय म्यू। जैसे इंजीनियरिंग में हम लोग या फिर हायर स्टडीज़ में हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं। सो लेट्स से तुम्हारे सिलेबस में ईटा दिया है तो हम लोग भी ईटा यूज़ करेंगे। बट अगर कोई फ्लूइड ज़्यादा विस्कस हुआ, जैसे कि हनी ले लो, ओके हनी देखो कैसे होता है, ज़्यादा विस्कस होता है। तो अगर मैं ना एक स्लोप कंसिडर करूँ, ऐसा एक स्लोप है मेरे पास, और इस पर्टिकुलर स्लोप में मैंने अभी क्या किया, दो ड्रॉपर्स लिए, और ड्रॉपर में क्या किया, एक ड्रॉपर में वाटर लिया और एक ड्रॉपर में हनी लिया। तो ये रहा मेरा वाटर, मैंने वाटर ड्रॉप किया, और दूसरी जगह मैंने ड्रॉप किया हनी। सो लेट्स से दिस इज़ अवर वाटर एंड दिस इज़ अवर हनी। हु विल स्लाइड डाउन फर्स्ट? पहले नीचे कौन आएगा, पानी आएगा। क्यों? क्योंकि पानी के लेयर्स में इतना रेजिस्टेंस नहीं होता, पानी में इतना विस्कोसिटी नहीं होता। सो ऑब्वियसली वाटर विल हैव ईटा वैल्यू विच विल बी लिटिल बिट लेस, एंड व्हाट अबाउट हनी, ईटा वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्लूइड नॉन विस्कस है तो उसमें विस्कोसिटी नाम की चीज़ ही नहीं हुई, एंड दैट्स वाई बोथ ऑफ दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अभी याद रखो आइडियल चीज़ें कभी एग्जिस्ट नहीं होती। मैंने लेक्चर में भी ये चीज़ बहुत बार तुमको एक्सप्लेन की है। और अगर आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती तो ऐसे कोई फ्लूइड्स ही नहीं है जिसमें विस्कोसिटी ज़ीरो हो। समझ रहे हो ना? तो हर एक फ्लूइड में फ्रिक्शन आएगा ही और विस्कोसिटी आएगा ही। देन नेक्स्ट, इट्स फ्लो इज स्टेडी। ये ना स्टेडी वर्ड है ना, इसको अच्छे से समझ लो। स्टेडी का मतलब होता है, कभी भी अगर तुम्हें स्टेडी वर्ड आए ना तो ये टर्म याद रखना, स्टेडी मीन्स यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कांस्टेंट। यूनिफॉर्म कुछ लोगों को नहीं समझता, उसके लिए कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये है ना माय फ्रेंड्स कि
even if my time is changing, the parameter or the property that I am studying remains same. समझो तुम्हारे पास एक पाइप है और तुम इस पाइप पे स्टडी कर रहे हो. सो लेट्स से दिस इज योर पाइप, वी आर स्टडिंग, एंड मैं ना एक प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा हूँ. मैं चेक कर रहा हूँ वेलोसिटी. इट कैन बी एनी अदर प्रॉपर्टी, लाइक इट कैन बी डेंसिटी ऑल्सो, और इट कैन बी एक्सेलरेशन. वॉट एवर द पैरामीटर यू वॉन्ट यू कैन स्टडी. द थिंग इज़ दैट कि ना मेरे पास घड़ी है और घड़ी में मैंने देखा कि 10 बज रहे हैं और 10 बजे मैंने पानी का वेलोसिटी चेक किया. सो इट वॉज समवेयर अराउंड 5 मीटर पर सेकेंड. बहुत तेज़ पानी है, कोई इशू नहीं है. जैसे टाइम 10:05 हुआ, मैंने फिर से रीडिंग लिया. एट दैट टाइम ऑल्सो माई स्पीड वॉज 5 मीटर पर सेकेंड. सो इवन इफ माई टाइम इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, I get the same reading. That means I say that velocity of the fluid is steady. That means velocity with respect to time is constant. I hope you are understanding this logic. And अगर समझो मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ कि constant है, मतलब basically क्या बोल रहा हूँ मैं, velocity is constant. This is just for your knowledge. Then what is the derivative of that particular thing? या फिर constant का derivative क्या होता है? So for example, you can write it like this, right? dv by dt. What is derivative of constant? It is 0. That's why कोई भी चीज़ अगर steady होती है ना, तो उसका derivative with respect to time हमेशा 0 आता है. इसका एक और example लेते हैं. समझो density constant बोला आपने, है ना? तो density का derivative with respect to time is equal to 0. इसको हम लोग बोलते हैं steady flow, या फिर fluid steady जा रहा है. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए कि सर आपने इतने सारी चीज़ें बताई आइडियल फ्लूइड के बारे में, बट कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स होंगे. या ऑब्वियसली देर आर सम एग्जाम्पल्स, बट ट्रस्ट में ये आइडियल हम लोगों ने कंसीडर किए हैं, ये आइडियल होते नहीं हैं. सो एग्जाम्पल्स आर लाइक दिस. ओके, आइडियल लिक्विड इज कंसीडर्ड टू बी वाटर. यू हैव टू रिमेंबर दिस. आइडियल लिक्विड is considered to be water. तो वाटर अभी आपके माइंड में आएगा सर वाटर में तो विस्कोसिटी, हाँ ऑब्वियसली वाटर में विस्कोसिटी है. देन हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं वाटर को आइडियल लिक्विड? फिर कंपेयर किसके साथ करेगा तू चीज़ों को? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. अरे चीज़ों को कंपेयर करना भी तो ज़रूरी है ना किसी. जैसे शर्मा जी के बेटे के साथ तुम्हारे मार्क्स कंपेयर होते हैं, बराबर ना? इवन यू नो, आई नो दैट शर्मा जी का बेटा इज़ नॉट आइडियल, बट येट यू कंपेयर. मतलब यूँ नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स आप उसके मार्क्स के साथ तुम्हारे मार्क्स कंपेयर करते हैं, इवन दो शर्मा जी का बेटा इज़ नॉट आइडियल. जस्ट लाइक दैट, जब आइडियल के साथ कंपेयर करते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती है जो एक्सप्लेन करता है उसके लिए. ओके, आपके लिए नहीं, आपके लिए तो टफ हो जाएंगी. सो आइडियल लिक्विड इज़ वाटर एंड आइडियल गैस इज़ कंसिडर्ड टू बी एयर. नाउ ट्रस्ट मी, एयर को आइडियल गैस बोलने के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज एयर आराम से कंप्रेस हो जाता है. येट वी हैव टू कंपेयर इट, सो दैट्स वाई समटाइम्स वी टेक एयर एज आइडियल गैस प्रॉब्लम्स में. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ओके, तो मतलब हाँ, अभी जो पढ़े वो आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टी होते हैं, और कोई भी फ्लूइड प्रॉपरली आइडियल नहीं होता. तो नॉर्मल फ्लूइड्स के भी प्रॉपर्टी होंगे ना. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. ये ऑलरेडी मैंने बोला, तुम लोग डिफॉर्म कर, एक बार फोर्स भी लगाया तो फ्लूइड फ्लो में चला जाता है, वो अपोज नहीं करता यार, वो कर नहीं सकता. ओके, एंड दैट्स वाई दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, तो उनका शेप चेंज हो जाता है. सेकेंड, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. थर्ड, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. इसीलिए किसी भी कंटेनर में तुम लोग जिस बॉटल में पानी डालोगे उस बॉटल का वो शेप ले जाता है. नेक्स्ट, फ्लूइड एट रेस्ट. ओके, अभी फ्लूइड एट रेस्ट में हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा लाइक लेवल इजी किया है यार. हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे हैं अभी. स्टैटिक पढ़ने का फ़ायदा क्या है, चीज़ें इजी अंडरस्टैंड हो जाती है. आगे जाके हम लोग मोशन में भी देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए क्या करेंगे, स्टैटिक. तो फ्लूइड एट रेस्ट में ये चीज़ याद रखो कि जब हम लोग फ्लूइड के पैरामीटर स्टडी करते हैं, ओके, मतलब कोई भी पैरामीटर जैसे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, बहुत सारे पैरामीटर है फ्लूइड के. बट ये पैरामीटर हम लोगों ने कब स्टडी किए, जब फ्लूइड रेस्ट पे था. सो दैट्स वाई ये जो सारे पैरामीटर आपने स्टडी किए हैं ना, इस स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो मीन्स फ्लूइड एंड मतलब बेसिकली हाइड्रो मीन्स वाटर. हम लोग हाइड्रो मीन्स वाटर कंसिडर करते हैं, बट इट इज़ फ्लूइड ओनली. तो फ्लूइड का एक ऐसा नाम बन गया है कि हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रो, है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रो.
ऐसे टाइप में. सो हाइड्रो दैट इज फ्लूइड एंड स्टैटिक्स दैट इज स्टेशनरी. तो फ्लूइड का स्टेशनरी स्टडी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स. नाउ व्हाई डोंट वी स्टडी सिंपल टर्म्स लाइक प्रेशर? मतलब सबको ये ऑलरेडी पता है. सर ये क्या पढ़ा रहे हो? प्रेशर तो सबको पता है तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? यस, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. Okay, now why don't you tell me the unit of force? Isn't it Newton? What is unit of area? It is meter square. We are talking about SI unit. We don't talk about American units over here. So pressure is force per unit area. Okay. Then next thing is that एक चीज़ नोटिस करो. मान के चलो कि तुम्हारा फोर्स जो है ना वो एक कांस्टेंट कंसिडर करते हो तुम लोग. तो why don't you consider like this? If force is considered constant, then you can directly say that pressure is inversely proportional to area. इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा मान के चलो एरिया थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे एरिया छोटा है, तो जितना तुम्हारा एरिया बड़ा होगा उतना उसके ऊपर प्रेशर लेस होगा. बट अगर जैसे सेकेंड केस लिया हमने, एरिया छोटा है तो प्रेशर क्या है? प्रेशर बड़ा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो मतलब प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया इनवर्सली प्रोवाइडेड दैट द फोर्स इज कांस्टेंट. और यही रीज़न है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर तुम लोग को हाई प्रेशर वाली चीज़ें देखनी है ना तो वो छोटे साइज़ की बनाई जाती है. क्योंकि क्या होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो, है ना. बट अगर कोई चीज़ बड़ी हुई तो उसके ऊपर लेस प्रेशर अप्लाई होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग. अच्छा, इसका डायमेंशन अगर लिखना पड़ा मुझे तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे बोलो ज़रा. न्यूटन का डायमेंशन मैंने तुम लोग को ऑलरेडी सिखाया था, राइट. मैंने बोला था कि यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डायमेंशन. क्या था न्यूटन का डायमेंशन? इट वाज L1 m1 t माइनस 2 अपॉन मीटर स्क्वायर दैट इज एरिया स्क्वायर या फिर लेंथ का स्क्वायर, है ना. अभी ये L2 ऊपर जाएगा, सो व्हाट विल आई गेट? आई गेट एट द टॉप L1 है ऑलरेडी और ऊपर मिलेगा L माइनस 2. सो व्हाट विल इट गेट कन्वर्ट टू L माइनस 1? क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? पावर ऐड होते हैं. देन 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1. सो एट द एंड यू विल हैव योर डायमेंशन एज L माइनस 1 m1 t माइनस. Okay, so there are some standard units for pressure apart from Newton per meter square, and one of them is bar. Okay, so this particular unit is like this. You have to remember that 1 bar is 10 raised to 5 Newton per meter square, or you can also write it as Newton meter raised to minus 2. और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को स्केलर वेक्टर में बताई है कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्या बोला? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इवन दो इट डजंट साउंड राइट, स्टिल प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज प्रेशर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट होता है. मतलब एक ही डायरेक्शन में कुछ भी करो तुम लोग वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है. एंड प्रेशर कैसे एक्ट करता है? एक्सटर्नली. सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस. जो स्ट्रेस की बात करते हैं हम लोग वो इंटरनली एक्ट होता है, अंदर से बाहर की तरफ, वेरस प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ एक्ट होता है. सो प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, ये हुआ 1 बार. ओके, कभी कभी कैसे होता है बार के आगे अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, मतलब लाइक प्रीफिक्सेस वी कैन कॉल देम. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर समबडी, मिस समबडी, जस्ट लाइक दैट. तो उसके ऊपर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, और जो कॉमनली नोन है वो बताता हूँ तुम लोग को. अच्छा, वन मोर थिंग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पास्कल. क्या बोलते हैं? पास्कल. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 raised to 5 पास्कल. ओके, सो कभी कभी कैसे होता है पता है? कभी कभी ना तुम लोग को 1 MP दिया जाता है. 1 MP. हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? इट इज मेगा पास्कल. क्या लिखते हैं हम लोग? मेगा पास्कल. सो इट ओनली इंडिकेट्स, मेगा मतलब होता है 10 raised to 6 पास्कल, or you can write it as 10 raised to 6 Newton per meter square. Also there is sometimes word used as hectopascal. तो हेक्टापास्कल मतलब हेक्टा मतलब होता है 100, तो 10 raised to 6 की जगह क्या आएगा? 10 raised to 2. Okay, I hope you are understanding this particular thing. Now let's study the next topic, that is pressure due to liquid column.
अभी ये आया हमारा पहला डेरिवेशन, डरना मत, बहुत मतलब बहुत सिंपल डेरिवेशन है। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं एक लिक्विड वेसल के अंदर एक वेसल के अंदर वाटर कंसिडर कर रहा हूँ, और इस वाटर के अंदर मैंने ना ये एक सिलेंडर कंसिडर किया है। अभी ये सिलेंडर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा विजुअलाइजेशन है कि ये यहाँ पे वाटर का एलिमेंट है, तो पानी के अंदर मैंने पानी का एलिमेंट कंसिडर किया है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द डेरिवेशन। तो पहली बात तो प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बट यहाँ पे जो भी फोर्स प्रोड्यूस होगा या फिर फोर्स डेवलप होगा वो किसके वजह से डेवलप होगा, तो ड्यू टू वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड, बराबर ना, क्योंकि mg शुड ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, सो यू कैन राइट दैट p इज इक्वल टू mg अपॉन a, है ना। तो mg क्या होगा, बॉटम ऑफ द सिलेंडर जो भी वेट फील हो रहा है यहाँ पे, या बॉटम ऑफ द सिलेंडर जो भी वेट उसका फील हो रहा है वो मैंने बताया mg बाय a। नाउ यू रिमेंबर राइट कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, so you can directly say that mass is density into volume, but also volume is area into height। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। सो कैन यू से योर मास का फॉर्मूला नाउ बिकम्स डेंसिटी a into h। so I'm going to put this over here in our previous equation, that is previous formula। so you get p is equal to m के जगह रो a h g divided by, so some things will get cancelled like a, and at the end you are remained with this particular equation, that is p is equal to rho g h या फिर h rho g, whatever you want to call it। I am familiar with rho g h, so I will remember it as rho g h। तो ये प्रेशर हो गया। तो किसके ऊपर प्रेशर डिपेंड है, यहाँ पे देखो तुम लोग, क्यों सिर्फ प्रेशर डिपेंड है ये समझो, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। एक फ्लूइड तुम लोगों ने कंसीडर किया, उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, जी ऑब्वियसली कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट तुम लोगों ने वेसल को सडनली स्पेस में नहीं पहुंचा या फिर सडनली डेप्थ में नहीं लेके गए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बराबर कि नहीं। सो यू कैन से दैट इफ रो एंड जी आर कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस, सो इफ रो एंड जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, then you can say that pressure is directly proportional to height। जितना हाइट ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उतना क्या ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा होगा प्रेशर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं थोड़े बहुत जो ऑलरेडी सॉल्व है बुक में, बट येट आई थिंक कि सम्स विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, सो हम लोग सारे सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So we have two different liquids of density rho 1 and rho 2 that exert the same pressure। तो यहाँ पे मिला आपका hint, same pressure, that means you can directly say that P1 is equal to P2, क्योंकि प्रेशर सेम है ना, सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, मुझे बोला गया है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड डेंसिटीज रो 1 एंड रो 2, मतलब उसका रो डेंसिटीज जो है वो डिफरेंट है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट्स, अरे डायरेक्टली लिखो ना, कितना ईजी क्वेश्चन है। देखो P1 इज इक्वल टू P2, तो यू कैन राइट इट एज P इज़ नथिंग बट रो जी एच, बराबर। सो दिस इज रो 2 जी एच 2। वैसे भी G कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेट्स कैंसिल इट। सो व्हाट विल बी योर रेशियो ऑफ हाइट्स रे, सो इट विल बी H1 डिवाइडेड बाय H2 विच इज इक्वल टू रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1, एंड दैट्स इट, हो गया सम सॉल्व। नेक्स्ट, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो उसका हाइट कितना हुआ वाटर से, मतलब समझो ये तुम्हारा सरफेस हुआ और स्विमर तुम्हारा यहाँ पे स्विम कर रहा है, सो इट इज़ लाइक दिस एंड लेट्स से दिस इज़ हाइट। अच्छा, ऐसे फनी डायग्राम तुम लोग एग्जाम में बनाओगे ना तो तुम्हारी चीज़ें याद रहेगी, बट ऐसे करो कि रफ में बनाओ, हंसना तुम्हें है, पेपर चेक जो भी तुम्हारा पेपर चेक करेगा उसको नहीं। सो ये h हो गया, h का वैल्यू तुम लोग को कितना दिया है, दिस इज 6 मीटर। ओके, देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अच्छा आई हैव टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेंसिटी ऑफ वाटर रट्टा करो एट एनी कॉस्ट, इट इज़ 1000 kg per meter cube and the value of G it is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो, चलो प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या है फॉर्मूला प्रेशर का, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। सो वाई डोंट आई पुट वैल्यूज, लाइक डेंसिटी इज 1000 दैट इज 10⁻³ G का वैल्यू कितना दिया है, G का वैल्यू
अभी इन्होंने 9.8 बोला है तो मैं चीट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि उतना ही ले लो, क्या बोलेंगे, तो हम लोग वही लेते हैं। तो लेट्स से दैट इज़ 9.8 इंटू एच विल बी सिंपली 6। तो अभी कैलकुलेट करने के बाद यू गेट समथिंग लाइक दिस, यू गेट 5.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ नोटिस वन इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हेयर इज दैट कि 10⁵ तो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर तुम लोग को नहीं पता एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करने ही वाले। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगाता है अपने वर्ड के ऊपर। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो पानी के अंदर कितना प्रेशर फील कर रहे हैं हम लोग, 5.88 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर, सिर्फ पानी की वजह से पूछा है। बट आपको पता है एक्चुअल में स्विमर के ऊपर कितना प्रेशर फील हो रहा है, स्विमर के ऊपर सिर्फ पानी का प्रेशर नहीं होता। अगर टोटल प्रेशर पूछते तो एक और चीज़ है पानी के ऊपर जो स्विमर के ऊपर भी है, जस्ट लाइक यू कैन से दिस इज एटमॉस्फेयर। तो अगर मुझे ऐसे पूछते कि व्हाट विल बी माई टोटल प्रेशर दैट इज फेल्ड बाय द स्विमर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली ऐड दिस थिंग्स, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा और उसमें जो ऑलरेडी अपना ρgh है वो ऐड करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू P0, दिस इज हाउ वी डिनोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh एंड दैट्स इट, डन, वी आर डन। मतलब ये ऐसे सॉल्व करते हैं सम्स अगर टोटल प्रेशर पूछा तो। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ड्यू टू वाटर अबव बोला है, तो वाई शुड वी कंसिडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो ऑब्वियस है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन लगाता है, एयर लगाता है। सो एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अप्लाइज डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स ओन वेट। ऑब्वियस है ना, जैसे पानी में हम लोगों ने सिलेंडर कंसिडर किया था जो पानी से खुद से बना था, वैसे जस्ट लाइक एयर का भी खुद का वेट होता है ना, तो उस वेट की वजह से एयर फोर्स लगाता है। नाउ दिस पर्टिकुलर फोर्स इज द रीजन वाई वी गेट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर फोर्स आ रहा है, नीचे एरिया आ रहा है, तो प्रेशर तो आएगा ही ना। थर्ड पॉइंट इज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रेशर, क्योंकि हम लोग ना जो अपना सी लेवल का प्रेशर है ना वो यूजुअली कैलकुलेट करते हैं। पहाड़ी पे जाओगे तो थोड़ा अलग प्रेशर मिलेगा, नीचे जाओगे बॉटम में जाओगे तो थोड़ा अलग प्रेशर मिलेगा। सो वी हैव टू टेक अ रेफरेंस लाइन और डेटम लाइन, राइट। सो वी टेक सी लेवल एज अ रेफरेंस लाइन, क्योंकि पूरा अर्थ अपना कैसा है, अर्थ इज लाइक रफ है, रफ स्ट्रक्चर है ना, ओबड़ धोबड़ वी कैन कॉल इट। सो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेशर। देन द हाइट ऑफ एयर कॉलम प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कैन बी टेकन एज 8 किलोमीटर। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि समझो तुम लोग ये सी लेवल है अपना, दिस इज सी लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, और इससे ऊपर 8 किलोमीटर तक जो एयर है ना वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगाता है। क्यों 8 किलोमीटर तक, पता है, क्योंकि जैसे ही तुम लोग 8 किलोमीटर के बाहर जाते हो ना थोड़ा भी, तो एयर का डेंसिटी कम होने लगता है। सो एयर स्टार्ट्स टू बिकम थिनर। नाउ इफ एयर स्टार्ट्स टू बिकम थिनर इट वोंट बी एबल टू अप्लाई दैट मच प्रेशर जो एक्चुअल में 8 किलोमीटर में लगता है। और हमको किधर ना किधर तो लिमिट चाहिए है ना, एटमॉस्फेयर भी तो एक लिमिटेड रेंज तक है, बाद में ख़त्म हो जाता है ना। सो दैट्स वाई वी पुट अ लिमिट ऑफ 8 किलोमीटर। ओके, तो हम लोग कहाँ तक हाइट कंसिडर करते हैं एयर का, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर लंबी एयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है, समझ रही है। ओके, तो 8 किलोमीटर के ऊपर जाने के बाद क्या होता है, एयर का डेंसिटी कम कम होना चालू हो जाता है, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, कितना कम हुआ, एक पॉइंट ऐसा आता है जब डेंसिटी ज़्यादा कम होने लगता है। ज़्यादा कम मतलब मॉलिक्यूल्स कम है, मॉलिक्यूल्स कम मतलब क्या है, हम बोलते हैं वैसे स्टेज को वैक्यूम, जहाँ पे गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है, वैसे स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्यूम। और ऐसी भी स्टेज होती है जहाँ पे हम लोग परफेक्ट वैक्यूम अचीव करते हैं। परफेक्ट वैक्यूम में क्या होगा, डेंसिटी इतना कम हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे तो प्रेशर कौन लगाएगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। सो दैट मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे देर आर नो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विल गिव यू परफेक्ट वैक्यूम। Okay, now in reality the atmospheric pressure has a standard value, okay, and that value is, even though we take it as 10 raised to 5, it is not 10 raised to 5, it is 1.013 bar. Or how do you convert bar into Pascal? Simply multiply it with 10 raised to 5, so it is into 10 raised to 5 Pascal or Newton per meter square.
सो दिस इज़ हाउ यू गेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में एंड गेज प्रेशर के बारे में. ओके, नाउ गेज प्रेशर इज नथिंग बट दैट प्रेशर वी कैन एक्चुअली मेजर. तुम लोगों ने अगर देखा होगा ना इंडस्ट्री में, तो बहुत जगह पे तुम लोग प्रेशर का वैल्यू बताते हो कि हाँ इतना इतना प्रेशर आया, इतना इतना प्रेशर आया. दैट इज़ नथिंग बट गेज प्रेशर वी आर कैलकुलेटिंग एंड नथिंग एल्स. तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया है हम लोगों ने, देखो हमने क्या कंसिडर किया है. एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर है, उसके ऊपर एयर है. बाय द वे आई वांट यू टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड देन लेटर ऑन ऑल्सो. जो एयर एंड वाटर के बीच का सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस. ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट क्लियरली. क्या बोलते हैं इसको? फ्री सरफेस. अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसके बारे में हम लोगों को. चलो, अभी उन्होंने क्या कंसिडर किया है, इनिशियली उन्होंने हाइट है ना बॉटम से मेजर की है. मतलब लेट्स से दे हैव दिस एज देयर डेटम लाइन. अच्छा, बाय द वे गाइस, डेटम लाइन मतलब होता है अपना रेफरेंस लाइन. ये मैंने जब तुम लोग को सर्कुलर सिखाया तो क्लियर करवाया है. याद है हम लोग हाइट्स मेजर करते थे बॉटम से, बी पॉइंट से, जस्ट लाइक दैट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेटम लाइन और ऑल्सो नोन एज रेफरेंस लाइन. तो अभी रेफरेंस लाइन से हम लोग हाइट्स मेजर करेंगे. तो लेट्स से ये जो टॉप वाला सरफेस है ना, वो एट अ हाइट है x1 एंड ये जो बॉटम वाला सरफेस है इट इज़ एट अ हाइट ऑफ x2. So can you tell me what will be this particular thing? Yes, it is simply x1 minus x2. है कि नहीं? डायग्राम देख के पता चल रहा है कि इट इज़ x1 माइनस x2. अभी हुआ क्या, जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1. अगर फोर्स है, ये एरिया है, तो क्या आएगा? प्रेशर. तो लेट्स से उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है P1. बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है पानी के वजह से, क्योंकि नीचे से भी तो फोर्स लगेगा ना, पानी हर जगह से फोर्स लगाता है. ऐसा मत सोचो कि फोर्स हमेशा ऊपर के वजह से ऊपर से लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो समझो नीचे से फोर्स लग रहा है, नीचे भी एरिया है, तो नीचे भी प्रेशर आएगा. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टॉप सरफेस के प्रेशर को बोला है P1, बॉटम सरफेस के प्रेशर को बोला है P2 एंड दैट्स हाउ वी गेट अवर डायग्राम. बट डोंट फॉरगेट देयर एग्जिस्ट वन मोर फोर्स, दैट इज द वेट ऑफ दैट लिक्विड एलिमेंट. ये पानी के अंदर जो मैंने सिलेंडर कंसिडर किया है खुद पानी का ही, उसका वेट क्या है? mg है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ना. कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करेंगे. तो अगर बाय दैट लॉजिक हम लोग देखने जाए तो कैन यू से F1 और mg को कौन बैलेंस कर रहा है? F2 बैलेंस कर रहा है, बराबर ना. सो दिस इज हाउ आवर डेरिवेशन begins using conditions of equilibrium. Let's write it a little bit below and then we will begin. तो अगर देख रहे हो तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, इक्विलिब्रियम समझो. F1 और mg इन दोनों डाउनवर्ड है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? F2 बैलेंस कर रहा है. सो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट F2 is equal to F1 plus mg. But you know, but pressure 1 is force per unit area, बराबर. अभी यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर किया है तो ये एरिया और नीचे वाला एरिया सेम है. So there is no need to mention A1 and A2 separately. So I can directly say that F1 is equal to P1 into A. Just like that, F2 का फॉर्मूला भी सेम रहेगा. F2 will be P2 into A. Also, what is the formula of mass रे? Mass is nothing but density into volume. अभी पढ़ा था, जैसे सेम पढ़ा था प्रीवियसली हम लोगों ने. एंड वॉल्यूम इज वॉट? वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अभी अपने केस में हाइट क्या है? x1 माइनस x2. सो यू कैन राइट वॉल्यूम एज एरिया इंटू हाइट एंड हाइट इज x1 minus x2. Now you have these three things to substitute over here. So what do you get? You get, instead of F2 you get P2A, instead of F1 you get P1A, plus instead of M you get rho A into x1 minus x2. अभी राइट हैंड साइड में मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड में से A कॉमन निकालूंगा और ये वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले A से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी गेट अ न्यू फॉर्मूला, दैट इज P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो
x1 माइनस x2। अभी ये पर्टिकुलर केस में मतलब मैंने सेपरेटली इसको क्यों पढ़ा है उसका भी रीज़न समझो। तो ये जो P2 है ना, P2 इज़ व्हाट वी कॉल एज एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं हम लोग P2 को? एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब ये टोटल रीडिंग बताता है, टोटल प्रेशर कंसिडर करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एब्सोल्यूट प्रेशर। बट लेट्स से कि मैंने ड्यू टू सम रीज़न एक ऐसी सेटिंग की, ऐसे चेंज किया और मैंने इसको ऐसे लिखा। आई हैव रिटन इट लाइक दिस, दैट इज P2 माइनस P1। मतलब P1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया। तो ये जो P2 माइनस P1 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गेज प्रेशर। तो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट आपने पढ़े। P2 क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, जो टोटल प्रेशर बताता है, एंड P2 माइनस P1 क्या देता है? गेज प्रेशर, जो हम लोग यूजुअली मेजर करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग प्रेशर एट डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस देखने वाले हैं, और सेकेंड चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट। तो पहले मैंने क्या कंसिडर किया कि जो अपना एलिमेंट था पहले क्या था, एक सर्टन हाइट पे था ना, सर्टन लेवल पे था, वो अभी मैंने डायरेक्टली टॉप पे पहुंचा दिया। डायरेक्टली कहाँ पहुंचा दिया? टॉप पे। और सेकेंड केस में मैंने कहाँ पहुंचा दिया? एकदम ऊपर पहुंचा दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली क्या करने वाला हूँ मैं। पहली बात तो मैं अपना जनरलाइज फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं करने वाला हूँ। क्या जनरलाइज फॉर्मूला था जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था? P2 इज इक्वल टू P1, P2 is equal to P1 plus rho g x1 minus x2. Now see, what I am going to do is that I am going to consider this particular thing as my datum line. Okay, जो रेड में शो कर रहा हूँ ना मैं, this is my datum line. Now observe carefully, x1 जो है वो x1 पॉइंट डेटम लाइन के ऊपर ही है। तो अगर वो डेटम लाइन के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ डेटम लाइन से? 0 हुआ। सो यू कैन से दैट x1 इज इक्वल टू 0, बराबर ना, क्योंकि वो डेटम लाइन के ऊपर है। बट व्हाट अबाउट x2? इट इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द डेटम लाइन। सो यू कैन से दैट x2 इज इक्वल टू h। बट अगर तुम लोग इसको डेटम लाइन कंसिडर कर रहे हो और तुम लोग उसके नीचे वाले वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अपना कैसे होता है कि ये नंबर लाइन याद है तुम लोग को? नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ऐसे होती है और नंबर लाइन में ये ओरिजिन होता है। तो समझो ये अपना डेटम लाइन है, ये जो मिडल वाला है ये डेटम लाइन है। तो इसके नीचे जो भी y का वैल्यू होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, बराबर ना। तो जस्ट लाइक दैट अगर हम लोग देखेंगे तो डेटम लाइन के नीचे जो भी हाइट होगा वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। एंड दैट इज वाई वी गेट x2 इज इक्वल टू माइनस h। द रेस्ट थिंग इज दैट कि अभी प्रेशर कंसिडर करना है अपने को, बराबर ना। तो अभी एक बात बताओ मुझे, P2 को हम लोग कंसिडर करते हैं P, क्योंकि वो एक ही प्रेशर है जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। व्हाट अबाउट P1? P1 क्या होता है? P1 इज द प्रेशर एट x1 ना। बट x1 में प्रेशर कौन लगा रहा है? ऊपर से हवा लगा रही है, बराबर ना। देखो ना, ये सरफेस के ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है? हवा। तो हवा क्या लगाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यू कैन डायरेक्टली से दैट P1 इज इक्वल टू P0। सर फिर आपने P2 को P क्यों बोला? तो P2 रहने देता तो भी कोई इशू नहीं है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैंने मतलब नाम चेंज कर दिया। अभी तू P1 को P0 बोल रहा है तो P2 कैसे आ गया? तो फिर P2 आने के बाद पूछेगा कि P1 किधर गया। दैट इज वाई मैंने सिर्फ नेम चेंज किया है। इफ़ यू वांट टू कीप इट एज P2 नो इशू। ओके, नाउ सी, इसको मैं क्या करूँगा? सब अभी टर्म पुट करता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ P2 आई विल राइट P, इंस्टेड ऑफ P1 आई विल राइट P0 प्लस रो g। x1 का वैल्यू क्या था? 0, माइनस ऑलरेडी था फॉर्मूला में। x2 में क्या है? माइनस h, माइनस ऑफ माइनस h विल बी प्लस h। सो दैट इज हाउ यू गेट फॉर्मूला एज P इज इक्वल टू P0 प्लस रो g h। एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट इज वाइडली यूज। मतलब मैंने वो बताया था, पता है कि सब में देखो कि अगर वो स्विमर तैर रहा है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। क्यों ना उस स्विमर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें। तो देखा अभी, तो स्विमर के ऊपर एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, और कौन प्रेशर लगा रहा है? पानी के हाइट की वजह से भी प्रेशर लग रहा है। तो ऐसे टाइप के सम भी तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेट मी ड्रॉप P0 ओवर हियर ऑल्सो सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। दिस इज P0। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर केस। अभी हम लोग क्या करने वाले? ऊपर डेप्थ पे कंसिडर करने वाले हैं ना, एक सर्टन डेप्थ पे नहीं, सर्टन हाइट पे कंसिडर करने वाले। सो व्हाई डोंट वी कंसिडर इट?
ओके, लाइन टेढ़ा हो गया, सीधा मारते हैं, नो इशू विद दैट। अभी चल जाएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट वेरी करने वाले हैं। अभी ऑब्वियस है, यहाँ पे भी डेटम लाइन कंसिडर करना पड़ेगा, एंड आई विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर लाइन एज माई डेटम लाइन। सरफेस, यूजुअली ये याद रखो कि मैं एग्री करता हूँ कि पहले लाइन में मैंने डेटम लाइन को बेस कंसिडर किया था, बट इन फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी विल कंसिडर डेटम लाइन एज अ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस याद है क्या बोला था मैंने? फ्री सरफेस कौन सा होता है? एयर एंड वाटर जहाँ पे कॉन्टैक्ट में आते हैं उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस। अभी यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो P2 सरफेस है या फिर ये वाला सरफेस है, यहाँ पे एयर प्रेशर लगा रहा है ना, सो दैट्स वाई योर P2 इज नाउ P0। समझ लो, एयर कहाँ पे प्रेशर लगा रहा है? एयर यहाँ पे आ रहा है, तो एयर प्रेशर कहाँ पे लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे वाले सरफेस पे। तो ऊपर वाले सरफेस पे क्या है? कुछ अलग वैल्यू होगा प्रेशर का। सो लेट्स फाइंड आउट। सेम इक्वेशन लिखेंगे, पहला P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। अभी यहाँ पे क्या क्या फ़र्क होता है देखो, P1 को P कंसिडर करना है, सो P1 को P कंसिडर करना है, P2 होता है P0। हाँ, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो x2 डेटम लाइन पे है ना अपना। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग? x2 इज ऑन द डेटम लाइन, एंड सिंस x2 इज ऑन द डेटम लाइन यू कैन डायरेक्टली से दैट x2 का वैल्यू शुड बी 0। नो इश्यू विद दिस। सो लिखो x2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिखा मैंने x2 0। व्हाट अबाउट x1 दो? इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो x1 इज एट अ हाइट ऑफ h। अभी h नहीं आना, यहाँ पे d बोला उन्होंने, तो मैं भी उसको d कंसिडर कर लेता हूँ। सो x1 विल बी इक्वल टू d। लेट्स जस्ट पुट वैल्यूज ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ P2 आई विल राइट P0, इंस्टेड ऑफ P1 आई विल राइट P प्लस रो g, x1 के जगह d माइनस 0। But our goal is to find out value of P, right? So we get something like this. So we get P is equal to P0 minus rho g d. Do you notice one very interesting thing? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं P0 में से, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से रो जी डी माइनस कर रहा हूँ। तो मतलब मैं ऑलरेडी मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है उसमें से कुछ माइनस करने जा रहा हूँ। सो इट ओनली इंडिकेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम निगेटिव प्रेशर। शायद ये केस वैक्यूम प्रेशर का है ना? हम लोग वैक्यूम प्रेशर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सोचने की कोशिश करो, जहाँ पे प्रेशर तुम्हारा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चीज़ें एडिशनल ऐड होती है, तो हाँ ऑब्वियसली हम लोग गेज प्रेशर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बट इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली ओवर हियर, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से कुछ वैल्यू कम हो रहा है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम प्रेशर। Okay, so now let us moving on to the next particular thing, and it is very interesting thing, theory thing. It is known as hydrostatic paradox. मतलब हाइड्रोस्टैटिक लॉ के प्रिंसिपल पहले प्रूव नहीं थे। मतलब जो अपने इक्वेशन निकाला ना, P इज इक्वल टू रो जी एच, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ का इक्वेशन, वो पहले प्रूव नहीं था, वो इक्वेशन अपने पास रेडी नहीं था। तो फिर क्या मतलब, तो वो टाइम पे कैसे था ना लोगों के माइंड में कि अगर अब मैं अभी तुम लोग को क्वेश्चन पूछूं तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मुझे बताओ कि इसमें से कौन से वेसल में सबसे ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है? वेसल ए में, वेसल बी में, वेसल सी में, वेसल डी में। मतलब प्रेशर फ्लूइड कौन से वेसल में सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहा है? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, क्या होगा? नाउ आवर माइंड थिंक्स कि सिंस सी वेसल इज शेप्ड लाइक दिस, तो ऊपर वाला पानी नीचे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, बराबर ना? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर है देखने के लिए, और नीचे का एरिया क्या है? कम है। और सर आपने ही तो सिखाया, आपने ही सिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बराबर ना? तो मतलब अगर आप ये एरिया कंपेयर करोगे कंपेयर टू द ये एरिया, तो नीचे वाला एरिया लेस है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो लिक्विड है वो ज़्यादा वेट अप्लाई करेगा, बराबर ना? बिल्कुल नहीं। और यही तो, इसीलिए तो इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। द रीज़न इज दैट कि इवन इफ यू कंसिडर समथिंग लाइक दिस, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ वी कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, बराबर ना? या फिर सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? P इज इक्वल टू रो जी एच। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो सारे फ्लूइड्स में क्या सेम है?
हाइट सेम है, बराबर ना. एंड सिंस द हाइट इज सेम यू कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट द प्रेशर दैट इज अप्लाइड एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर वेसल इज सेम. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. क्या लॉजिक बोला मैंने, पहले हाइट बताता हूँ सबका. सो लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग हाइट लिखते हैं. सिंस h is same for all vessels and pressure is equal to rho g h, we get pressure at A is equal to pressure at B या फिर pressure due to B is equal to pressure due to C is equal to pressure due to D. और यही रीज़न है कि सिंस प्रेशर हर जगह इक्वल है, C का पानी यहाँ से आके ऐसे B में नहीं जाएगा. नहीं तो तुम लोग को ऐसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा होता, फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो फ्लूइड रश होना चाहिए ना, ऊपर का पानी नीचे आना चाहिए और दूसरे वेसल्स में जाना चाहिए. बट ऐसा होगा नहीं. समझ रहे हो? दिस इज़ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. अभी क्यों तुमको लगता है कि ये लाइक ऐसी चीज़ क्यों होती है? क्योंकि मेरे को तो सी वेसल दिख रहा है ना, तो लॉजिकल रीज़न क्या है, या फिर दिख रहा है फिर हो क्यों नहीं रहा है? उसका रीज़न ये है कि समझो दिस इज़ योर सी वेसल आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, चलो डायग्राम बना ही लेते हैं, वेस्ट नहीं जाएगा. दिस इज़ द सी वेसल आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, अभी क्यों ना हम लोग इस वेसल में सिर्फ इतना रीजन कंसिडर करें, जो होल वाला रीजन है ना. ओके, तो मेरे कहने का मतलब है एक्चुअल प्रेशर के लिए रीजनेबल कौन है पता है? ये जो ये वाले सेक्शन में जो पानी होगा ना वो होगा. सो बाकी के केस में क्या हो रहा है? बाकी के केस में बॉटम में प्रेशर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ का जो वाटर होता है ना, समझो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ना, ये पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. समझ रहे हो? ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में. एंड ग्लास थोड़ी ना चुप बैठेगा. न्यूटन ने क्या बोला था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो तुम्हारा जो ग्लास है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. सो दिस इज रिएक्शन. आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर. तो जो अपार्ट फ्रॉम दैट रेड वाला सेक्शन है ना, जो भी फ्लूइड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स बैलेंस हो रहा है. और अगर फोर्स बैलेंस हो रहा है तो क्यों प्रेशर फील होगा? फोर्स है ही नहीं ना. सो कैन यू से दिस इज नथिंग बट अवर एक्शन बाय फ्लूइड एंड दिस इज ब्लू इज reaction by glass. Now let us move to the next important topic, that is Pascal's law. Now this is also very important law, Pascal's law. ध्यान से सुनो. ये पास्कल का लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी केटीजी के डेरिवेशन में यूज़ किया है, जहाँ पे हम लोगों ने बोला Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, दैट इज प्रेशर अलॉन्ग एवरी एक्सिस इज सेम. तो वही पास्कल्स लॉ है. ध्यान से देखो. पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट the pressure applied at any point of an enclosed fluid enclosed होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना है. at rest is transmitted equally. मतलब पहली बात तो फ्लूइड रेस्ट में है, सेकेंड बात है एनक्लोज फ्लूइड है. ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं हाईलाइट करता हूँ. तो एनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट, ये कंडीशन मैच नहीं हुए तो चीज़ें तुम लोग को सेम रिजल्ट नहीं देगी. याद रखो, पास्कल लॉ कब एप्लीकेबल है? जब फ्लूइड एनक्लोज हो, किसी कंटेनर में क्लोज हो. याद है हम लोगों ने केटीजी में क्या किया था? हम लोगों ने एक वेसल कंसिडर किया था रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर नहीं क्यूब शेप का, बराबर ना. सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर कि फ्लूइड हमेशा एनक्लोज कंसिडर करना पड़ता है इसमें. देन नेक्स्ट एट रेस्ट, दैट मीन्स फ्लूइड आगे फ्लो नहीं हो रहा है. तो ऐसे केस में जो प्रेशर अप्लाइड होता है वो प्रेशर अप्लाइड इक्वली ट्रांसमिट होता है एंड अनडिमिनिश टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड. मतलब उसका वैल्यू कम नहीं होता, वो इक्वली हर जगह ट्रांसफर होता है. ओके, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं एक वेसल कंसिडर करूँ और इस वेसल को ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ऊपर से मैं प्रेशर दे रहा हूँ, तो अगर मैं ये प्रेशर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये प्रेशर हर एक सेक्शन में, हर एक पॉइंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. चलो मान के चलो इधर P/1 P/2 हुआ, इधर P/2, इधर P/2, मतलब हर जगह P/2 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 P/2.
अब आई एम जस्ट जोकिंग, p/2 इक्वली कैसे होगा, 8 सेक्शन मैंने बनाए, सो इट शुड बी p/8 प्लस p/8 प्लस p/8, बट भावना को समझो, लॉजिक को समझो। What I mean by that particular thing is that अगर तुम लोग ऐसे फ्लूइड को जो एनक्लोज है, जो रेस्ट पे है, एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो वो प्रेशर सारे पॉइंट्स को, सारे सेक्शंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डेफिनेशन की तरह याद कर सकते हैं। कंसिडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है तो वो समझो। मतलब या ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर थिंग हैज अ थियोरेटिकल प्रूफ, ट्रस्ट मी द प्रूफ इज नॉट that much difficult, but they haven't included it in your syllabus. Those who are interested, I will tell you what they did in that particular proof in a little bit easy way. तो उन्होंने ना क्या किया, जो प्रूफ किया था पास्कल ने, उसमें ऐसा एक एलिमेंट कंसिडर किया था जो ऐसा वेज शेप का था। ओके, फिर उसने ना इस पर्टिकुलर एलिमेंट के हर तरफ से फोर्सेस कंसिडर किए, मतलब ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, ओके, देन इधर से एक फोर्स लग रहा है, देन इधर से एक फोर्स लग रहा है, देन उसने लिटरली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ किया है। क्या यूज़ किया? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते जा रहे हैं। तो ये 3 फोर्स तो होंगे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट लिक्विड का एलिमेंट का और एक फोर्स होगा mg। तो इनको सॉल्व करके उसने प्रूव कर दिया कि px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट फेसेस सेम प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। बट अभी तुम लोग को नहीं है तो ज़्यादा दिमाग नहीं खाने का, आगे के टॉपिक देखते हैं। वी विल सी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्रूफ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वेसल कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स से वी आर कंसिडरिंग समथिंग लाइक दिस, ओके। और इस वेसल में बाकी के पोजीशन भूल जाओ, ये a/2 भूल जाओ, f/2, 2a, 2f, ये जो सर्कल किए हुए चीज़ें भूल जाओ। खाली सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि मैं ये जो जिसका एरिया दिख रहा है तुम लोग को, ये पर्टिकुलर ए सेक्शन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है या फिर सरफेस एरिया ए है। तो एक्चुअल में पिस्टन ऐसे दिखता है, ये पिस्टन ऐसे, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज एरिया दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज ए, और ऊपर से मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स एफ लगा रहा हूँ। सो व्हाई डोंट वी कंसिडर दैट अप्लाइड फोर्स इज ए एफ। सो अप्लाइड फोर्स, लेट अस अप्लाई फोर्स ऑन ए, मतलब मैं ए सेक्शन में लगा रहा हूँ। अभी देखो क्या बोल रहा हूँ, आई कैन से दैट अप्लाइड फोर्स इज एफ एंड लेट एरिया इज ए, क्योंकि उन्होंने बोला है। देन व्हाट डू वी गेट, प्रेशर एज, देयरफॉर प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू एफ बाय ए। अभी हुआ ये कि जैसे ही आपने प्रेशर लगाया ना एफ बाय ए, तो ये ऑब्वियसली ये पिस्टन सम डिस्टेंस नीचे जाएगा और बाकी के पिस्टन्स बाहर जाएंगे, बराबर ना, क्योंकि आपने जितना भी प्रेशर लगाया है उसके वजह से, जितना भी फोर्स लगाया उसके वजह से ये अंदर जाएगा, बट बाकी की चीज़ें कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस नाउ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर पिस्टन को, दैट इज ए को पुश बैक करना है, एंड आई एम गोइंग टू पुश बैक इट टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। मतलब समझो ये अभी इतना नीचे आया है, मुझे फिर से उसको ऊपर लेके जाना है, बराबर। तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर तुम लोग को इसको पुश बैक करना है ना, तो बी पिस्टन पे तुम्हें 2F फोर्स लगाना पड़ेगा, सी पिस्टन पे 3F फोर्स लगाना पड़ेगा, डी पिस्टन पे F/2 फोर्स लगाना पड़ेगा। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ये ऐसे रैंडमली डेटा नहीं दी है, ओके। तो नाउ यू कैन से टू मूव piston A back, piston A back to its previous location, ओरिजिनल बोलते हैं, अच्छा लगता है, ओरिजिनल लोकेशन। फोर्सेस अप्लाइड आर, मतलब फोर्सेस देखो कैसे अप्लाई किए हम लोगों ने। फोर्स एट बी will be 2F, so FB is equal to 2F. What about the area रे, area at B is nothing but कितना दिया है, 2A दिया है, बराबर। So what will be pressure at B? So pressure at B will be FB divided by AB, right? डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं करेंगे। तो ये समझो AB is 2A. So if I find out pressure now, so pressure is 2F divided by 2A, that is force per unit area. 2 cancel, what do you get?
यू गेट एफ बाई ए, है ना। अच्छा ये यहाँ पे मैंने ए गलत लिखा है, ये स्मॉल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्मॉल एरिया से डिनोट किया, राइट। सो नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर समझो एफ सी की बात करें तो सी में देखो एरिया 3A था, फोर्स भी कितना लगाना पड़ा 3F, सो एफ सी के लिए 3F था और एरिया कितना दिया है 3A। अभी भी देखो, अभी तुम लोग को लॉजिक समझ गया होगा, 3F डिवाइडेड बाई 3A। सो एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ कि F बाई, सर आपको कैसे पता चला कि हम लोग को 3F फोर्स ही लगाना पड़ा? देख एरिया हम लोगों ने फिक्स लिया था 3A, फोर्स जो लगाना पड़ा वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो मेजर किया है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। थियोरी में तुम लोग को इसका रीजनिंग नहीं समझेगा, तुम लोग जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसका लॉजिक तुम्हें और अच्छी तरह से समझेगा। सो लेट्स से दिस इज एफ डी का होता है एफ बाई टू और ए डी का एरिया देखो क्या दिया है ए बाई टू। लेट्स जस्ट चेक, यस एफ डी में एफ बाई टू लगाना पड़ा प्रेशर फोर्स, एंड व्हाट डू वी गेट? लेट्स से दिस इज प्रेशर एट बी, दिस इज एट pressure at C and this pressure at D is something like this. So we get F by 2 divided by A by 2. At the end we will get same result, F by A. Do you notice one interesting thing? Pressure at A equals to pressure at B equals to pressure at C and equals to pressure at D. मतलब basically पास्कल का लॉ प्रूव हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, बहुत यूजफुल कंसेप्ट है लिटरली बोला जाए तो। अभी तुम लोग को पता है गाड़ी जब रिपेयरिंग के लिए आती है ना गैरेज में, तो गैरेज में उसको उठाना पड़ता है टू चेक दैट पर्टिकुलर व्हीकल। तो ना हम लोग यूजुअली हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर हाइड्रोलिक जैक यूज़ करते हैं। द पर्पज़ ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग इज़ दैट कि तुम लोग 2000 kg का गाड़ी उठा सकते हो। पर भी नॉर्मल केस में अगर गाड़ी बाहर खड़ा है और तुम लोग को बोला गया कि 2000 kg, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 टन, एक्चुअली हाइड्रोलिक जैक यूज़ करके लिटरली 10-10 टन 12-12 टन के ट्रक्स उठाए जाते हैं। गाड़ी क्या चीज़ है? तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, अगर तुम लोग को बोला गया कि 2000 kg का गाड़ी उठाओ तो क्या आप हाथ से उठा पाओगे? जो फोर्स में दिखाया था उसमें गाड़ी में इंजन कुछ नहीं था, खाली गाड़ी थी, उठाई थी। वो विजुअलाइज मत करो, नहीं तो बोलोगे सर ये जॉन ने उठाया था गाड़ी, दैट डजेंट मैटर। तो ओके वो मूवी में कुछ भी दिखाते हैं, बट कैन यू, इज इट पॉसिबल टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर कार? या विथ हार्ड वर्क। अच्छा बाय द वे, विथ हार्ड वर्क भी द हाईएस्ट पॉसिबल वेट दैट हैज़ बीन प्रॉपरली लिफ्टेड इज 500 kg। 500 kg का गाड़ी 500 kg तक नहीं, 501 kg रिसेंट रिकॉर्ड। ओके जस्ट फॉर योर GK, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कैरेक्टर माउंटेन फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। वो एक सबसे बड़ा ऐसा बीस्ट जैसा दिखने वाला पर्सन है, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 501 kg का वेट उठाया। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज़ टफ टू लिफ्ट 2000 kg का कार। येट कुछ लोग आराम से हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करके गाड़ी उठाते हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। देखो कैसे वर्क होता है। तो कैसे होता है कि बेसिकली वी हैव 2 सिलेंडर्स, ओके, एंड एक सिलेंडर है जहाँ पे तुम लोग फोर्स लगाओगे, दूसरे से तुम लोग को आउटपुट मिलेगा। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि तुम लोग जो फोर्स लगाओगे ना, वो फोर्स लगाओगे छोटे सिलेंडर पे, हाँ, एंड देन छोटे सिलेंडर का एरिया है A1, बड़े सिलेंडर का एरिया है A2। अब भी जस्ट तुम लोगों ने पढ़ा, क्या फ्लूइड एनक्लोज है? यस। क्या फ्लूइड रेस्ट पे है? यस। तो क्या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा? यस। सो पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है कि नहीं? दैट इज वाई वी कैन डायरेक्टली से दैट P1 इज इक्वल टू P2। रीजन क्या है? पास्कल्स लॉ। ओके ये हो गया। व्हाट इज द प्रेशर का फॉर्मूला? इजंट इट फोर्स पर यूनिट एरिया? सो यू कैन राइट इट एज F1 डिवाइडेड बाय A1 is equal to F2 divided by A2. Now let's do some fun. I want to find out कि कितना मुझे आउटपुट मिल रहा है, and my output is F2 if you see carefully, right? So you can write it as A2 divided by A1 into F1. Now here comes the interesting part. Sir इससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब हम लोगों ने क्या अचीव क्या किया? Let me tell you that using some numbers. मान के चलो कि तुम लोगों ने फोर्स इनपुट में जो लगाया है वो लगाया है 5 न्यूटन। कितना लगाया फोर्स? सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन। इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो अभी देखो, लेट F1 विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, ये तुम लोगों ने फोर्स लगाया। नाउ व्हाट आई वांट यू टू कंसिडर, सब इमेजिनरी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। A1 का वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर एंड A2 का वैल्यू है 100 मीटर स्क्वायर। मतलब A2 थोड़ा बड़ा है ऑब्वियसली, तो क्योंकि दिख रहा है तुम लोग को ऐसे भी बड़ा है वो, तो A1 का वैल्यू कम है, A2 का वैल्यू कम है। नाउ व्हाई डोंट वी पुट द वैल्यूज ओवर हियर? व्हाट डू वी गेट? तो एट द एंड वी गेट समथिंग लाइक दिस, वी गेट F2 इज इक्वल टू
A2 by A1, that is 100 divided by 1 into F, that is 5. How much force do we get at the output? 500 Newton. I hope you are understanding the like very interesting thing over here is that कि तुम लोग ने लगाया 5 न्यूटन, तुम लोग को 100 गुना आउटपुट मिल रहा है. तो समझो तुम लोगों ने 10 न्यूटन अप्लाई किया, तुम बेसिकली 1000 न्यूटन आउटपुट में अचीव कर रहे हो. और एरिया का डिफरेंस और इंक्रीज करो, समझो 100 के जगह 1000 कर दो. सो नाउ यू विल गेट 1000 टाइम्स आउटपुट. इजंट इट वेरी 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 इंटरेस्टिंग. मतलब यही तो प्रिंसिपल होता है. इसीलिए इवन दो वी अप्लाई लेस फोर्स एट स्मॉलर पिस्टन, वी गेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स एट अ लार्जर पिस्टन. सो यही तो मज़ा होता है, यही तो फंडा होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, आई विल कीप दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें होती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट हाइड्रोलिक ब्रेक्स. ओके, और ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा है गाड़ियों में. हाँ, बेसिकली ब्रेक्स गाड़ी में लगते हैं. तो यहाँ पे ना एक मास्टर सिलेंडर यूज़ होता है और मास्टर सिलेंडर से चारों व्हील की तरफ आउटपुट में देखो तुम लोग, चारों व्हील्स की तरफ फ्लूइड जा रहा है. ओके, सो दीज आर द वेरी रॉन्ग यूज वर्ड्स. मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, आई डोंट नो हाउ दे वर एबल टू पब्लिश दोज थिंग्स. बट बेसिकली कैसे होता है, ये सिलेंडर इनको कंट्रोल करता है. या दिस इज नोन एज मास्टर सिलेंडर, बट दीज आर actually we don't call them slave cylinders, we call them मिली सिलेंडर और सब सिलेंडर्स. ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही ब्रेक पेडल पे कोई ब्रेक प्रेस पैर प्रेस करता है या फिर ब्रेक बेसिकली प्रेस हो जाता है, तो होता क्या है कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रेस एक लिंक होता है, मैकेनिकल लिंकेज. तो ये जो पिस्टन है वो आगे प्रेस होता है. ओके, तो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन आगे प्रेस हुआ, देन होता क्या है कि इधर से फ्लूइड रश होता है to all the wheels that are present. Okay, this is the brake fluid they are talking about. It is usually oil or some other graded oil. मतलब अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, पानी नहीं यूज़ करते, याद रखना. तो बेसिकली यहाँ पे जाता है फ्लूइड और देन यहाँ पे प्रेस करता है, बाकी पिस्टन्स को प्रेस करता है. ये पिस्टन्स है ना, पिस्टन्स ब्रेक पैड को कनेक्ट होते हैं. सो लेट्स से ये पिस्टन्स किसको कनेक्ट है, ब्रेक पैड को. फिर ये ब्रेक पैड किसको कनेक्ट होते हैं पता है, व्हील्स को कनेक्ट होते हैं. तो जैसे तुम लोग पिस्टन प्रेस करोगे ना, ये ब्रेक पैड व्हील को जाके टच हो जाएंगे, घिसेंगे, और व्हील क्या हो जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है. तो समझो यहाँ पे एक व्हील है, व्हील का रिम है, तो जैसे तुम लोगों ने प्रेस किया तो ब्रेक पैड उसके ऊपर जाके घिसेगा. तो ब्रेक पैड जैसे घिसेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा व्हील रुक जाएगा क्योंकि रिम रुक रहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ होता है, सेम कंसेप्ट यूज़ होता है. समझो तुम्हारा यहाँ पे A1 दो ही सिलेंडर के लिए कंसिडर करते हैं, एक मास्टर सिलेंडर और दूसरा सब सिलेंडर है A2. तो अभी होता यहाँ पे है कि मास्टर सिलेंडर यूजुअली स्मॉलर इन साइज़ होता है. जैसे यहाँ पे देखा ना, हम लोग जो अप्लाई करते हैं वो सिलेंडर स्मॉल होता है, एंड ये जो ब्रेक सिलेंडर है या फिर सब सिलेंडर है वो होता है लिटिल बिट बिग. तो यू कैन यूज़ द सेम प्रिंसिपल, that is using Pascal's law. P1 is equal to P2, then this will be F1 by A1 is equal to F2 by A2, and then output में तुम लोग को क्या मिलेगा, F2 will be equal to A2 by A1, A2 by A1 into F1. Now interestingly ना guys, ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है ना, बहुत एडवांटेज है. देर इज़ चांस ऑफ लीकेज ऑल्सो, समटाइम्स लीक हो जाता है हाइड्रोलिक फ्लूइड ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप. बट होता ही है क्या कि तुम लोग कम प्रेशर पे अप्लाई करोगे ना व्हील्स ब्रेक पैड के ऊपर, तो भी गाड़ी आराम से रुक जाती है. एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि अगर समझो तुम गाड़ी चला रहे हो एंड सामने सडनली कोई दिख गया तुम लोग को, एंड यू हैव टू प्रेस दैट पर्टिकुलर थिंग, एट दैट टाइम तुम्हारा ब्रेन उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता कि तुम लोग जोर से प्रेस करो या फिर इनकरेक्टली प्रेस करो. सो दैट्स वाई हाइड्रोलिक ब्रेक इज़ वेरी एसेंशियल. तुम लोग को कंटिन्यूसली, अगर मतलब बेसिकली 2 व्हीलर चलाने से बेस्ट बोल रहा हूँ, तुम लोग को 4 व्हीलर का एग्जांपल लो. अगर तुम लोगों ने 4 व्हीलर ड्राइव की है तो तुम लोग को ये पता होगा कि कंटिन्यूस ब्रेक लगाना पड़ता है. एंड मुंबई जैसे सिटीज़ जहाँ पे कंटिन्यूस ट्रैफिक होता है, कंटिन्यूस ट्रैफिक आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वहाँ पे कंटिन्यू ब्रेक दबाना पड़ता है. तो प्रॉब्लम क्या होता है उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से कि फटीक प्रोड्यूस हो जाता है पैरों में, या फिर इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ.
ओके, टू अवॉइड दैट हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इन्वेंशन हुआ था। अभी हाइड्रोलिक ब्रेक से भी बेटर टाइप के ब्रेक यूज़ होते हैं ट्रक्स में, जिसको हम लोग ट्रक्स एंड हेवी व्हीकल्स या फिर जो लग्जरीज होते हैं ना बड़े बड़े वॉल्वो टाइप वगैरह, तो उसमें पावर ब्रेक्स करके एक कंसेप्ट यूज़ होता है। आई वॉन्ट यू टू सर्च दैट कंसेप्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। पावर ब्रेक्स करके सर्च करो। ओके, मूविंग टू दिस पर्टिकुलर सम, that is a hydraulic brake system of a car of a mass 100 kg having speed of 50 km per hour has a cylindrical piston of radius 0.5 cm। ओके, तो मतलब ये गाड़ी का बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल है और मतलब फोर्सेस वगैरह दिए, तो क्यों ना पहले हम लोग गिवन डेटा लिखे सम का। सो गिवन डेटा में क्या दिया है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसमें कार का मास दिया है अपने को 1000 kg। सो लेट्स से mass of that particular car is 1000 kg, having speed 50 km per hour, so it has some initial speed, so we can say this initial speed to be u, इसको u बोलते हैं, initial speed है ना। ये कितना दिया है इनिशियल स्पीड का वैल्यू 50 km per hour, या लेट्स कन्वर्ट इट यूजिंग मैजिक नंबर 50 into 5/18 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे क्या बोला है हम लोगों को, has a cylindrical piston of radius 0.5 cm, so let's say r is 0.5 centimeter, so 0.5 into 10 raised to -2 meter, okay, and a slave cylinder has a radius of 2.5 centimeter, तो क्यों ना हम लोग इसको R2 कंसिडर करते हैं। so this is R2, okay, and एक मिनट ये तो इसका रेडियस हुआ, ये R1 है, मास्टर सिलेंडर का रेडियस है, और स्लेव सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है उन्होंने, R2, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 raised to -2 मीटर। ये हो गया। बट इसका फ़ायदा क्या है, तो द थिंग इज़ दैट इफ़ यू नो द रेडियस एंड यू नो हाउ द पिस्टन लुक्स लाइक, तो पिस्टन हैज़ अ circular surface, so you can directly calculate area, so A1 will be equal to pi R1 square, okay, and A2 will be pi R2 square. So let's put value pi into 0.5 into 10 raised to -2 का square, and A2 will be equal to pi R2 square, which is equal to pi into, okay, मैंने दोनों रेडियस शायद सेम लिख लिए, that was really bad. So this is like this, and then we have 2.5 into 10 raised to -2 का square. So now we have A1 and A2. Do you remember the formula that I taught you just now? So what is the formula? हाँ, और एक चीज़ है, अभी तक हम लोगों ने सम पढ़ा नहीं। If a constant force of 100 Newton is applied to the brake, तो ब्रेक पे जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, F1. So F1 कितना दिया अपने को, 100 न्यूटन। दिस इज हाउ आवर गिवन डेटा इज ओवर। तो अब एक बात बताओ, मुझे ये निकालना है, क्या फाइंड करना है, constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to the stop, मतलब कार रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो व्हाट डू वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट s, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। ओके, लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट इज़ नॉट एट ऑल टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना फोर्स टायर पे जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, क्योंकि वो फोर्स गाड़ी को रोकने वाला है। हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर थिंग, सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यू हैव टू नो द फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज़, या फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन में यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूलाज। सो लेट्स से सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन में पहली चीज़ जो हमें लगने वाली है फॉर्मूला, दैट इज़ P1 इज इक्वल टू P2, बराबर ना, मतलब तुम लोग चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। सो दिस इज F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। सो F1 you already know, that is 100, A1 that is pi into 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 raised to -2 का स्क्वायर होता है 10 raised to -4, जानबूझ के लिखा है इससे मैंने, इज इक्वल टू F2 तुम लोग को निकालना है, एंड A2 इज पाई इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 raised to -4। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल होगी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम लोग, एंड आई ऑलरेडी नो द आंसर, सो आई विल राइट इट डायरेक्टली। F2 comes out to be 2500 Newton, but this is the only force that you are getting, right? You want to find out S, that is displacement. Now why don't you consider something like this using kinematical equation? तो kinematical equation कौन
कौन सा यूज़ करेंगे, ऐसा इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम वाला इक्वेशन आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. सो वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा माइनस 2as. Do you know the reason why? Because we are applying brakes, so car will stop ultimately, and since car is going to stop, therefore you can directly conclude that v is equal to 0. And what is the formula of acceleration? Isn't it force upon mass? क्योंकि force क्या होता है, mass into acceleration. Yes, so force is 2500 न्यूटन, एंड गाड़ी का वजन कितना दिया है, गाड़ी का वजन दिया है अपने को 1000 kg. So what is the acceleration that you are getting? You are getting acceleration as 2.5 meter per second square. Now let's put the value that we have. So instead of v square we will put 0, instead of u square we will be putting that value that we got, that is 50 into 5 by 18 ka square minus 2 into a is 2.5 into s. So once we solve it further, we will get the final answer of s as 38.58 मीटर. ओके, आई होप तुम लोग को समझा मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया. थोड़ा बहुत ट्रिकी था, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. सो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिस्कस करते वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इनिशियली जो डिवाइस यूज़ हुआ था उसके बारे में. जो डिवाइस दिया था या फिर डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था टोरिसेली ने. ओके, तो टोरिसेली बंदे का नाम था जिसने ये बैरोमीटर यूज़ किया, जिसका पर्पज़ है, जिसका काम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना. ओके, तो किसने इन्वेंट किया ये, टोरिसेली. अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी बिगिन दिस एक्सपेरिमेंट यू शुड रिमेंबर वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑलवेज टेल यू about this particular thing, that do not play with mercury. Playing with mercury is very 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 hazardous, and it should be done with utmost precaution. And at a student level you should never handle mercury, even if it is elemental mercury, even if it is like little bit less hazardous, still we won't play with that particular thing. Always keep it in your mind. So if in your laboratory you see your friend trying to do something funny with mercury, do not try to stop him directly. First call some authority, और मतलब obviously उसको stop करो कि रुक जा करके, but do not try to like take that particular vessel from his hand or do something silly like that, क्योंकि वो देना नहीं चाहेगा, आप खींचने की कोशिश करोगे, what will happen, that mercury can fall on the ground. Okay, so your first call is to alert that particular friend to not do it. Tell him that how much hazardous it is. Then second thing you should do, you should shout for help. Okay, so that the proper authority can come. तो ये चीज़ें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मर्क्यूरी के साथ खेलना कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. नाउ यू शुड रिमेंबर कि उसने क्या किया था टोरिसेली ने. तो उसने बेसिकली क्या किया, एक मर्क्यूरी का वेसल लिया. ये जो दिख रहा है नीचे तुम लोग को, दिस इज नथिंग बट वेसल ऑफ मर्क्यूरी. एंड देन व्हाट ही डिड इज दैट उसने एक टेस्ट ट्यूब लिया. ओके, ही फिल्ड दिस टेस्ट ट्यूब थ्रू आउट यूजिंग मर्क्यूरी. पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब बंदे ने मर्क्यूरी से भर दिया. फिर क्या किया, जैसे टेस्ट ट्यूब भरा ना, उसने क्या किया, इसके ऊपर ढक्कन लगाया. ओके, ढक्कन. सो ही वॉज हैंडलिंग इट विद अटमोस्ट केयर, डोंट वरी. वो जिंदा रहा तो मतलब उसने प्रॉपरली किया एक्सपेरिमेंट, बट यू शुड नॉट डू इट. तो उसने उसके ऊपर ढक्कन लगाया एंड देन उल्टा किया. तो जैसे ही उल्टा किया तो ड्यू टू ढक्कन नीचे नहीं आएगा मर्क्यूरी, बराबर. देन व्हाट ही डिड इज दैट कि उसने ये पूरा का पूरा मर्क्यूरी का सिस्टम ढक्कन के साथ कंटेनर में उल्टा किया. अभी भी मर्क्यूरी नीचे नहीं आया है, अभी भी मर्क्यूरी यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है मर्क्यूरी. देन व्हाट ही डिड, ही रिमूव दैट पर्टिकुलर थिंग, मतलब जो ढक्कन लगाया था वो रिमूव किया. हुआ ये कि सम मर्क्यूरी स्लेप्ट लाइक दिस, ऊपर से नीचे ऐसे आ गया मर्क्यूरी. और हुआ ये कि उसके वजह से ऊपर ना थोड़ा बहुत वैक्यूम क्रिएट किए हो गया. क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम. नाउ क्यों, क्योंकि ऊपर पहले था कुछ नहीं ना, मर्क्यूरी था ना. अभी वही मर्क्यूरी अगर नीचे जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम. बट अलॉन्ग विथ वैक्यूम देयर वर सम प्रेजेंस ऑफ फ्यूम्स ऑफ मर्क्यूरी, या फिर मर्क्यूरी वेपर क्रिएट हो गया ये टॉप लोकेशन पे. थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत थे. बट सिंस दैट मर्क्यूरी वेपर्स
वेर वेरी लेस, या फिर ऊपर ऑलमोस्ट वैक्यूम ही क्रिएट हो गया, कैन वी से एज, अच्छा बाय द वे इस वैक्यूम को टोरिसेलिस वैक्यूम भी बोलते हैं, एज वैक्यूम was created at top, pressure that is felt by A is 0. I hope you will all agree with me. pressure at A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या रे कि मतलब बेसिकली उसने अगर निकाला है या फिर ढक्कन निकाला तो मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक गिरना चाहिए था और ये जो सी लेवल पे मर्क्यूरी है वो ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि तुम लोगों ने नोटिस किया है ना कि समुंदर का पानी कैसे होता है. समुंदर का पानी अगर तुम लोग देखोगे तो मतलब समुंदर कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है समुंदर में, देयर आर मैरियाना ट्रेंच लाइक डेप्थ भी है, देन हिल्स भी है, वॉल्केनो भी है समंदर में. तो जब तुम लोग बीच पे जाते हो तो तुम लोग को ऐसा दिखता है क्या कि सडनली बीच में पानी ऐसे ऊपर चला गया या फिर सडनली बीच में पानी नीचे चला गया? नो, बिकॉज वाटर और एनी फ्लूइड टू बी ऑनेस्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कीपिंग इटसेल्फ इन अ सिंगल लेयर. प्रॉपर्टी है ना फ्लूइड का कि वो अपने आप को एक सिंगल लेयर में रखता है. तो यार ऐसी चीज़ है तो ये वाला फ्लूइड भी नीचे जाना चाहिए था ना, और सी लोकेशन पे जो फ्लूइड था वो ऊपर आना चाहिए था. ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए था ना, क्योंकि प्रॉपर्टी ही वही है फ्लूइड का. ऐसा क्यों नहीं, उसका रीज़न पता है? क्योंकि सी लोकेशन पे कोई ऐसा बंदा है जो उसको कंटिन्यूअसली प्रेस कर रहा है. सी को कोई प्रेस करके रखा है, इसीलिए ए लोकेशन से मर्क्यूरी और नीचे नहीं जा सकता. अभी विजुअलाइज करो कि सी लोकेशन पे भी वैक्यूम है, सी लोकेशन के ऊपर एयर नहीं है, सी लोकेशन के ऊपर प्रेस करने वाला कोई नहीं है. अगर ऐसा केस होता ना तो डेफिनेटली हम लोग को इक्वल लेवल मिलता. बट ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि सी लोकेशन के ऊपर एयर है, सी लोकेशन के ऊपर एटमॉस्फेयर है. दैट मीन्स सी लोकेशन के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझा लॉजिक? तो ऐसे उसको पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि कोई तो है जो क्या लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है. बराबर कि नहीं? नाउ टेल मी वन वेरी सिंपल थिंग गाइज. इफ आई वांट टू फाइंड आउट प्रेशर at this particular point B, and since point B is at the same location of point C, बराबर ना, as point B is at the same location of point C, then दोनों के ऊपर प्रेशर सेम होगा, पास्कल्स लॉ, बराबर ना. so you can say that PB is equal to PC. the reason क्या है? at same height. और एक चीज़ ना, PB का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. क्या होगा PB का फॉर्मूला? एक तो ए के ऊपर जो प्रेशर होगा वो प्लस ये हाइट के वजह से जो प्रेशर होगा वो. सो यू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग also you can write that PB is equal to PA plus rho GH. isn't it easy? but observe carefully what I am going to do. PA क्या था? PA 0 था, है ना. so therefore since PA is equal to 0 था, you can directly say that PB is equal to P naught is equal to rho GH. that means क्या हम लोगों ने नोटिस किया कि जो B पॉइंट है उसके ऊपर कौन सा प्रेशर फील होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्यों? क्योंकि C पॉइंट के ऊपर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो ना, C पॉइंट के ऊपर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर. B पॉइंट क्या है? सेम हाइट पे, तो B पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर होगा? उतना ही जितना एटमॉस्फेयर लगा रहा है. समझ गए? अभी यहाँ पे ना हम लोग को H मिलता है, मतलब हाइट. और टोरिसेली ने कैलकुलेट किया कि ये जो हाइट आता है ना वो आता है 76 सेंटीमीटर. 76 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग गाइस. कितने सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं? 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm की. अगर 76 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा डिस्टेंस हुआ ना वो. और यही रीज़न है कि ये जो टेस्ट ट्यूब लिया था ना उसने, उसका लेंथ था 1 मीटर एंड उसका डायामीटर था 1 सेंटीमीटर. ओके, तो उसने 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब लिया था एंड डायामीटर, ठीक है लिख ही लेता हूँ. नहीं लिखना क्यों है अपने को, यहाँ पे भी मैं शो कर सकता हूँ ना, यहाँ पे डायग्राम शो किया है वहाँ पे. सो उसका लेंथ कितना लिया उसने था? 1 मीटर एंड डायामीटर कितना था?
सो डायमीटर वॉज 1 सेंटीमीटर। ओके, कैपिलरी नहीं है ये, नहीं तो लोग बोलोगे कि कैपिलरी का डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम लोग को समझी कि मतलब बेसिकली वी गॉट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अच्छा, तुम लोग को पता है उसको हाइट कितना मिला? 76। तो उसने नोटिस क्या किया, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नथिंग बट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 760 mm of Hg. Do you know we should respect that particular person, right? So उसको रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला पता है? We gave him one unit, टॉरिसेली। तो टॉरिसेली क्या होता है? एक टॉरिसेली मतलब 1 mm of Hg। तो जितना मर्क्यूरी 1 mm हाइट पे प्रेशर लगाएगा या फिर 1 mm हाइट पे जितना प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं तो 1 टॉरिसेली। याद रखना, सम्स में आ सकता है एंड स्पेशली एंट्रेंस लेवल के, क्योंकि एंट्रेंस लेवल पे तुम लोग का बेसिक हर लेवल पे चेक करते हैं। मतलब क्या तुम लोग को प्रॉपर यूनिट्स पता है, क्या तुम लोग को चीज़ें आती है सॉल्व करने में। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है तुम लोगों को। मैंने क्या बोला, पी एटमॉस्फेरिक क्या बोला है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ दैट आई वांट यू टू यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज़ ρgh। ओके, नाउ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज़ 13,600। मेरे को पता है, तुम लोग भी याद कर सकते हो क्या है डेंसिटी? 13,600। G, let's take it as 9.8 and H, since it is 76 centimeter, its SI unit will be 0.76। सर आपने इधर डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि मैं मर्क्यूरी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। हाइट किसका बन रहा है रे, बताओ मेरे को। हाइट मर्क्यूरी का बन रहा है, बराबर ना? तो ऑब्वियसली प्रेशर किसका मिलेगा तुम लोग को? प्रेशर भी मिलेगा मर्क्यूरी का। तो अगर तुम लोग अभी कैलकुलेट करना चाहो, लेट्स कैलकुलेट 13,600 इंटू 9.8 इंटू 0.67। डू यू नो वॉट एग्जैक्ट वैल्यू डू आई गेट? आई गेट वैल्यू एज 101,292.8, या फिर इसको अप्रोक्सीमेट करके मैं लिख सकता हूँ 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी बताओ मेरे को, क्या मैंने तुम लोग को ये चीज़ बताई थी कि ये वैल्यू एग्जैक्टली इतना होता है? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में बात किया था। तो टॉरिसेली ऐसा पहला बंदा था जिसने ये यूज़ किया था। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिवाइस जहाँ जो प्रेशर यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, और उसका नाम है मैनोमीटर। तो ये जो मैनोमीटर डिवाइस है वो बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि वेंचुरी मीटर है, ओरिफिस मीटर है, ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट कि मुझे कैसे पता चलेगा कि पर्पस देखो क्या है। पर्पस क्या है कि यहाँ पे डी है ना, डी लोकेशन पे लिक्विड था, और इस लिक्विड ने इस पर्टिकुलर जो दिख रहा है तुम लोग को ये डार्क कलर का है, वो यूजुअली हेवी फ्लूइड होता है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हेवी फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो अपने डी वाले फ्लूइड के साथ मिक्सअप ना हो। समझो डी वाला कोई फ्लूइड है, चाहे एयर हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। डी में फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब फ्लो होने वाला। सो यहाँ पे हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं हेवी फ्लूइड। सिर्फ हेवी फ्लूइड होने से काम नहीं चलता, ऐसा भी फ्लूइड चाहिए जो मिक्सअप नहीं होता। समझा? क्या नहीं होता? मिक्सअप नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अभी मैंने हेवी फ्लूइड लाइक मर्क्यूरी यूज़ किया है। अभी क्या होगा? ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एट डी, इट विल प्रेस डाउन दिस मर्क्यूरी, और एज इट इज़ प्रेस डाउन द मर्क्यूरी दूसरे लोकेशन से ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ पे भी अपने को सेम कंसेप्ट यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ डेटम लाइन। सो लेट्स कंसिडर वन डेटम लाइन। ये कंसिडर किया मैंने डेटम लाइन। ओके, और मैनोमीटर ना ऐसे सॉल्व करते हैं। मैनोमीटर सॉल्व करने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक यूज़ करना है, और वो लॉजिक ये है कि प्रेशर एट लेफ्ट साइड ऑफ द ट्यूब will be equal to pressure at right side
ऑफ द ट्यूब। ये ट्रिक याद करनी है, और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, पास्कल का लॉ है। ओके, ये भी चीज़ याद रखो। क्या बोला? प्रेशर एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्यूब विल बी इक्वल टू प्रेशर एट द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्यूब। और ये डेटम लाइन का क्या पर्पस? तो हम लोग जो भी प्रेशर मेजर करेंगे वो डेटम लाइन के ऊपर मेजर करेंगे। अभी याद रखो कौन प्रेशर लगा रहा है। तो पहले लेफ्ट साइड वाले में देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कैन यू सी एटमॉस्फेयर भी है, ऊपर ओपन है ना ट्यूब एटमॉस्फेयर को। सो कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर, पी नॉट आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मर्क्यूरी भी तो है ना, और मर्क्यूरी का क्या होगा प्रेशर? दिस हाइट तक। सो यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड में होगा pressure will be equal to, at the left hand side it will be P naught atmosphere plus rho g h will be equal to right hand side में क्या होगा? PD, क्योंकि राइट साइड में कौन प्रेशर लगा रहा है इस लेवल तक, डेटम लेवल तक कौन लगा रहा है? D। मर्क्यूरी तो उसके नीचे है ना, तो वो मत देखो, रेफरेंस लेवल देखो। सो कैन यू कैलकुलेट PD यूजिंग दिस पर्टिकुलर इजी फॉर्मूला? हो गया। अरे कैलकुलेशन क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर वैल्यू रट्टा है, हाइट मेजर कर सकते हो, दिख रहा है ना, ग्लास का होता है ट्यूब, आराम से दिखता है, मेजर कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर। अभी कभी कभी क्या होता है, वी यूज़ डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंस बताते हैं प्रेशर का, जब हमारे पास दो पाइप होते हैं। अभी ये तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा टॉपिक दैट आई एम टीचिंग यू जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। अभी क्या करना है हम लोग को डेटम लाइन कंसिडर करना है। अगर मैं डेटम लाइन ऊपर कंसिडर करूँगा तो ये नीचे में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कैसे हो जाएगा कि नीचे चला गया ना, तो मुझे निगेटिव प्रेशर कंसिडर करना पड़ता है। टू अवॉइड दैट व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल कंसिडर डेटम लाइन ओवर हियर। बन गया डेटम लाइन। फिर देखो यहाँ पे मर्क्यूरी है एट एच। अच्छा, और एक चीज़ है गाइस, यहाँ पे जो डेंसिटी होगा ना, वो डेंसिटी वाटर का नहीं डालोगे। जो भी ये हेवी फ्लूइड होगा ना, समझो मर्क्यूरी हुआ तो मर्क्यूरी का डेंसिटी, अगर कुछ अलग फ्लूइड हुआ तो अलग फ्लूइड डालोगे, तो उसका डेंसिटी डालोगे। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। तो वही फॉर्मूला, प्रेशर एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पाइप विल बी इक्वल टू प्रेशर एट द राइट साइड। कहाँ से बोला, क्यों बोला? पास्कल्स लॉ, नथिंग एल्स। अभी देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट साइड में तो एक ही बंदा है A, जिसके वजह से प्रेशर आ रहा है। ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड में PB भी है और H के वजह से भी आ रहा है, मतलब हाइट के वजह से। सो यू कैन राइट इट एज PB प्लस रो, ओके लेट मी राइट इट करेक्टली, रो जी एच। सो यू कैन से दैट PA minus PB will be equal to rho GH. Okay, so this is the final formula that we are getting. हो गया। इसी तरह से मुझे डेरिवेशन मिल गया, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक है वैसे भी। सो अगर तुम लोग को ये लॉजिक समझा है ना कि प्रेशर एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रेशर एट राइट हैंड साइड, सो हम लोग आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर के सेशन के लिए, मतलब ये पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही टॉपिक बहुत है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर देखा, हम लोगों ने मैनोमीटर्स देखे, हम लोगों ने टोरिसेलिस देखा, टोरिसेली का डिवाइस देखा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन जैसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, बट बिफोर दैट आई हैव सम इंटरेस्टिंग सेक्शन फॉर यू। नो नॉलेज इज वेस्टेड। सो बेसिकली ओवर हियर you have to Google things, you have to search about these things, you have to understand these things. There is no compulsion for you to do it. This is just for your knowledge, and if you are interested in science, you can do it. Okay, these are the things that you can do. You can pause the video and take down the things. Okay, bye bye, see you in the new session.